हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 9 की सेकेंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सीरीज में म्यूल तक कंप्लीट कर लिया था अपना। इसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा था। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके मेथड्स या एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम ब्रीडिंग के इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सपोज करो कि हम किसी जो सुपीरियर मेल और फीमेल इन दोनों की जो है मेटिंग नहीं करा सकते हैं। अगर एक जो सुपीरियर फीमेल है वो हरियाणा में है और मेल पंजाब में, तो हाउ कैन वी मेट ईच अदर? तो वी हैव टू ओवरकम ऑन द बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो मेल है उसका सीमेन हम क्या करेंगे? कलेक्ट करके रख लेंगे, या हम उसी टाइम सीमेन ले और उसी टाइम सुपीरियर फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया, अगर सुपीरियर फीमेल हरियाणा में है और हम सीमेन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? पंजाब से, तो अब उसको हम फ्रोज कर सकते हैं। फ्रोज मतलब उसको जमा कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर विद नाइट्रोजन गैस। हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। हम सेम डे अगर हमें इंजेक्ट नहीं करना तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं कुछ महीनों तक। फिर हम सुपीरियर फीमेल के अंदर उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब हम इससे हमें क्या पता चला कि जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो हमें सुपीरियर मेल और फीमेल दोनों की मेटिंग की ज़रूरत नहीं है, और एट अ टाइम भी इंजेक्ट किया जा सकता है और कुछ टाइम के बाद भी हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये किस लिए किया जा रहा है? फीमेल बाय द ब्रीडर, ठीक है, ब्रीडर के लिए। फीमेल ब्रीडर के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव फीमेल है, उसके अंदर हम इंजेक्ट करेंगे सीमेन को, और सीमेन में बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन यूज एज अ लेटर डेट। बाद में भी हम उसको कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। इसका मतलब है कि अगर मान लो फीमेल, अभी मैंने बताया कि वहाँ फीमेल अगर हरियाणा में है और सीमेन हमारा पंजाब में है, तो हम फीमेल तक भी इसको लेकर जा सकते हैं। डिज़ायरेबल मेटिंग जो है ये कैरी हो गई है विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो इसी को क्या बोला जाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल मेटिंग की बजाय हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इससे क्या होगा? सक्सेस रेट जो है क्रॉसिंग का मैच्योर मेल होगा और फीमेल होगा, और दोनों का फेयरली कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा विदाउट एनी फिजिकली कॉन्टेक्ट। टू इम्प्रूव चांस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड अदर मीन्स आर ऑल्सो यूज। इनके अलावा और कौन कौन से यूज जो है हम कर सकते हैं? दैट इज मोएट। मोएट मीन्स मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये ऐसा प्रोग्राम है जो हर्ड की इम्प्रूवमेंट, मतलब जो ये इनके समूह को, इनके ग्रुप को इम्प्रूव करने के लिए, किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, इन सब की क्वांटिटी को या क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हॉर्मोन्स। काउ के अंदर कौन सा होता है? FSH लाइक एक्टिविटी होती है, जिसमें फॉलिकल्स का मैचुरेशन होता है, सुपर इवोल्यूशन होता है इंस्टेड ऑफ 1 एग। एक एग की जगह है वहाँ पर नॉर्मल जो है 8 से 32 एग्स जो कर सकती हैं, प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स करती हैं। लेकिन हम इस वाली टेक्निक से हम क्या करा सकते हैं? जो एग है वो 8 से 32 सेल स्टेज करा सकते हैं विदाउट एनी नॉन सर्जिकल, बिना सर्जरी के हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सैरोगेट मदर में। ये क्या कहना चाह रहा है कि सपोज करो एक काऊ है, वो कैसी है? वो सुपीरियर है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी हाई वो ब्रीड है काऊ की, और दूसरी काऊ है वो उसकी जो क्वालिटी है वो सुपीरियर नहीं है। तो इसके अंदर जो 6 से 8 एग्स होते हैं जो बनाती है, 6 से 8, तो अगर इसके अंदर जो एग है वो अच्छे हैं, तो इन वाले एग को यहाँ से ट्रांसफ़र करके हम कहाँ? इस वाली काऊ के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब देखो ये ओवुलेशन क्या हो गया? दोनों का ट्रांसफ़र हो गया। एग हमने कहाँ से मिले? यहाँ से मिले, और किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए? इस वाली काऊ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। तो जो इसमें से जो इसके ऑफस्प्रिंग होंगे और ये सब कुछ ओवुलेशन होगा, और फिर इसके बाद ऑफस्प्रिंग होगा, तो क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग भी बनेंगे और साथ में मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह की हम क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, दैट इज़ मोएट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज आर बी कीपिंग। बी कीपिंग का जो सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है बी कीपिंग की, दैट इज़ एपीकल्चर। तो हम रियरिंग ऑफ बी इज़ नोन एज एपीकल्चर। बी को का पालन पोषण करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ये मेंटेनेंस होती है हाइव्स ऑफ हनी बी। हम हनी बी है इनकी मेंटेनेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हनी बी से क्या चाहिए? दैट इज़ हनी। हनी इज़ अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। सबको पता है कि हनी में जो है न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है, और ये
इंडिजिनस सिस्टम है मेडिसिन का मतलब क्या है कि इसमें दवाई के साथ में भी जो है शहद को दवाई के तौर पर दिया जाता है। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स, ये बी वैक्स भी प्रोड्यूस करती है जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है कॉस्मेटिक बनाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए इनके जो है हनी का यूज़ किया जाता है। इसकी जो डिमांड है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो इसमें इंडस्ट्री में भी है और हमारी डेली लाइफ में भी इसकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए बी कीपिंग को किया जा रहा है। यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास में बी नहीं होती है, हनी अच्छा नहीं होता है क्वालिटी का, तो उसके लिए क्या करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, दैट इज़ एपीकल्चर, कि ताकि हमारे जो क्वालिटी है हनी की वो अच्छी रहे। तो अब देखो, सम वाइल्ड श्रब्स हैं, फ्रूट्स ऑर्चार्ड्स है, कल्टिवेटेड क्रॉप्स है, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बीज विच कैन बी रियर्ड। काफ़ी अलग अलग तरह की जो है स्पीसीज क्या करते हैं हम, रियर करते हैं। मोस्ट कॉमन स्पीसीज है एपिस इंडिका। क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा कि जो अपनी इंडिया में पाने वाली जो सबसे कॉमन स्पीसीज है वो कौन सी है, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका क्या है, ये हनी बी है, मोस्टली पाई जाती है अपनी इंडिया में। बी हाइव्स कैन बी कैप्ट इन वंस कॉर्टयार्ड ऑन द वरांडा ऑफ द हाउस। बी हाइव को कहाँ, ये अपने बरांडे में, कॉर्टयार्ड में, यहाँ पर ये छतों पर ये क्या करते हैं, अपना छत्ता बना लेते हैं। बी कीपिंग इज़ नॉट अ लेबर इंटेंसिव। इसमें हमारा जो बी कीपिंग अगर हम करते हैं तो हमें किसी लेबर वगैरह की नीड नहीं होती, हम इजीली उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, बी कीपिंग करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने चाहिए। नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज, हमें बीज के बारे में पता होना चाहिए। लोकेशन ऑफ कीपिंग द, कि हमें वो कहाँ पर रखनी है वो पता होना चाहिए। ग्रुप ऑफ बीज, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्पॉन्ज, जो ग्रुप ऑफ बीज है उसके बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से ये इधर उधर घूमती है या किस तरह से हम इनको कैच करके इकट्ठा कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, कितने कौन कौन से सीज़न में हमें क्या करना चाहिए, इनको बी हाइव्स को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। अगर विंटर आ रहे तो हम किस तरह से उनकी देखभाल करें, समर्स आ रहे तो किस तरह से, रेनी सीजन में कैसे, तो ये हमें मैनेजमेंट आना चाहिए। और हमें किस तरह से हैंडल करना है कलेक्शन, ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ हनी और बी वैक्स। अगर हम बी वैक्स और ये सारे उनसे ले रहे हैं तो हमें अपने आप को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें ये सब कुछ आना चाहिए। बीज आर द पोलिनेटर ऑफ आर क्रॉप स्पीसीज सच एज सनफ्लावर। सबको पता है सनफ्लावर पे बैठती है, ब्रासिका एप्पल पर बैठती है, पियर पर बैठती है। ये जो कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज पॉलिनेशन एफिशिएंसी, ये पॉलिनेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। और उन दोनों इससे क्या होता है, क्रॉप भी अच्छी होती है और हमें हनी भी अच्छा मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से अपना नेक्टर से क्या अपने यहाँ से नेक्टर लेती है जिससे शहद बनाती है, तो इससे दोनों का मैनेजमेंट होता है। वहाँ पर पॉलिनेशन होता है, यहाँ से इसको अच्छा नेक्टर मिलता जाता है, अपना शहद बना लेती है। नेक्स्ट इज फिशरी। फिशरी से हमें समझ में आ रहा है, फिशरी में किसका, फिश का पढ़ेंगे हम। फिशरी वो इंडस्ट्री है जहाँ पर कैचिंग, फिश को कैच करना, फिर उनके प्रोसेसिंग और फिर सेलिंग ऑफ फिश। देखो कैच करेंगे, फिर किस तरह से जो है फिश को किस तरह से रखना है, कौन कौन सी प्रोसेस करनी है। जैसे कि अगर अलग अलग क्वालिटी की फ़िश है तो उनको क्या करना है, हमें सेलेक्ट करके अलग अलग जगह पे रखना है, तो ये कहलाती है प्रोसेसिंग। और किस तरह से हमें उसको मार्केट में या आगे उसको सेल करना है। शेल फिश है और भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इन सबको जो रिंग होते हैं उसको बोलते हैं फिशरीज। लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश। फिश प्रोडक्ट्स एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर एक्सेट्रा फॉर फूड। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, फूड के लिए काम आते हैं। Some of the fresh water fishes which are very common include कटला, राहू और कॉमन कार्प। अब आपसे पूछा जाएगा जो फ्रेश वाटर के अंदर फिशेस पाई जाती हैं तो वो कौन कौन सी है। रोहू फिश है, कतला है और कॉमन कार्प है। सम ऑफ द मैरीन फिश, मरीन फिश में कौन कौन सी आती है, हिल्सा जो मोस्टली साउथ साइड में, कर्नाटका साइड में पाई जाती है, सर्दिनिन्स और मैकरल्स और पोमफ्रेट। तो यहाँ से हमारे नाम जो है पूछे जा सकते हैं, वो ये लिख देंगे कि हिल्सा, कैटला, रोहू इन एंड कॉमन कार्प। इनमें से बताओ मेरीन फिश कौन से, तो आवर आंसर विल बी हिल्सा, सरडाइंस, मैक्रेल एंड पोमफ्रेट। ये सारी क्या है, मरीन फिश है। अब हमें इनको याद कैसे करना है, हम इन तीनों को याद कर लेंगे, कटला, राहू और कार्प। तो जो अजीब अजीब से नाम होंगे वो सारे मरीन फिशों के नाम हैं। फिश का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। ये हमारे एम्प्लॉयमेंट को भी, फिशरमैन को भी, फार्मर्स को भी, इनको अच्छे कोस्टल स्टेट्स में जो है काफ़ी पैसा आता है, इकोनॉमी को इंक्रीज़ करके रखती हैं और जो उनका लाइवलीहुड मतलब उनका जीवन भी इसी से चलता है। तो फिशेज़ की डिमांड जो है काफ़ी है मार्केट में, तो इसका जो प्रोडक्शन है ये भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है और लोग फिशरीज़ पिसीकल्चर जो है कर रहे हैं।
तो व्हाट डू मीन बाय द पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? देखो, दिस हैड लेड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लरिशिंग ऑफ फिशरी इंडस्ट्री, इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ इनकम टू द फार्मर, फार्मर के लिए लेकर आता है इनकम। अब देखो पीसी कल्चर में क्या आता है, पीसी मीन्स होता है फिशेज, इसमें हम किसका करते हैं, फिशेज का ही कल्चर करते हैं। लेकिन एक्वा के अंदर हम एक्सेप्ट फिश के अलावा भी और दूसरी चीज़ों का भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लांट्स हुए, चाहे एनिमल्स हुए, कुछ भी हो, रेप्टाइल्स हुए, हम उनका भी रियरिंग कर सकते हैं। तो आज की जो है ये काफ़ी इनकम का सोर्स बनी हुई है फिशेज के फार्मर्स के लिए, और कंट्री में, हमारी कंट्री के लिए भी। तो इसको बोला जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है फिशरीज का, फिश को रखना, दैट इज पीसी कल्चर। अब हमारा जो एनिमल वाली ब्रीडिंग है वो ख़त्म हो गई है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारी प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेंथी चैप्टर है थोड़ा, बट लेकिन हम इसको कर लेंगे कंप्लीट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, धीरे धीरे करके हम अपने सारे इनको टॉपिक्स को कवर कर लेंगे।